नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कंपनी एक्ट से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे, यानी कि कंपनी से जुड़े नियम कानून की बातों से आपको अवगत कराएंगे। भारत में कंपनी चलाने के लिए कई तरह के नियम कानून हैं, क्योंकि कंपनी का हित जनता या निवेशकों से भी जुड़ा रहता है और इसीलिए कंपनी के कामकाज को नियम कानून के दायरे में रखने की बेहतर जरूरत है। इसी मकसद से कंपनी एक्ट बनाया गया और तमाम नियम कानूनों को समायोजित किया गया है। और इस कानून में केंद्र सरकार को कंपनियों के मैनेजमेंट और कामकाज को सुचारू करने की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी अधिनियम में कंपनी के संगठनात्मक, वित्तीय, प्रबंधकीय और सभी संगत पहलुओं से संबंधित क्रियाविधियां होती हैं। निदेशकों और प्रबंधकों की शक्तियों और जिम्मेदारियां, पूंजी जुटाने पर नियम जैसे पहलू शामिल हैं। तो ये तो थी कंपनी अधिनियम से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ओंकार प्रसाद जी। ओंकार प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार वक्ता जी। नमस्कार। अगर आपका कंपनी अधिनियम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपको एक बार विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। कंपनी कानून से जुड़ी जानकारी के लिए आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612797 और एक और नंबर 0120612798। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से इस विषय से जुड़ी, कंपनी कानून से जुड़ी जानकारी आप साझा कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओंकार जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते ही मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि कंपनी एक्ट क्यों बनाया गया है। वक्ता जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चीज कंपनी एक्ट जो था 1956 में आया था पहले। अभी अमेंडेड कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 में आया। इसलिए 55-56 साल हो चुके थे और उसके बाद उसमें बहुत सारी बुनियादी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत थी, जिसके कारण ये कंपनीज एक्ट 2013 आया। अब कंपनीज एक्ट में क्या था कि इसको इनैक्ट किया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट यही था कि कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। अब इसके बारे में सबसे पहली चीज ये है कि जो भी कंपनी है उससे रिलेटेड या उसके बारे में जो चीजें भी जानकारी है या उसको किस तरीके से हम मतलब रेगुलेट करेंगे, इसलिए कॉर्पोरेट रेगुलेशन की बात जो है वो कंपनी लॉ में की गई है। पहले आप मान लीजिए कि कंपनी जो है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहीं अगर कोई मतलब उसके खिलाफ केस करना हो तो हम उसके खिलाफ कर सकते हैं। तो कंपनी भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक लीगल एंटिटी है। तो उसको किस तरीके से इस प्रावधान के अंदर इसलिए लाया गया कि कंपनीज एक्ट में कंपनी को हम मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसको कौन देख रेख करेगा। अब दिक्कत यह है कि अगर कोई एक्ट ही ना होगा तो फिर कंपनी तो बिल्कुल मतलब आप एक तरीके से कर रहे हैं कि लापरवाही से काम करेगी, फिर कंपनी का कोई मतलब उसमें औचित्य ही नहीं होगा। फिर जिस तरीके से कंपनी के मतलब जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो काम है, वो किस तरीके से कर रहा नहीं कर रहा, इन सब प्रावधान को देखने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंडेड है वो लाया गया। पहले 1956 में ये एक्ट था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो अभी के दायरे में नहीं थी। मान लीजिए कि जैसे पहले था कि इलेक्ट्रॉनिक उसका उस तरीके का वर्जन नहीं था। आजकल क्या है कि नए 2013 वाले में आप उसके कंपनीज के जो रेगुलेशंस है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी देख सकते हैं। वो गवर्नमेंट को उनको डाटा प्रोवाइड करना पड़ता। ये सारी चीजें पहले, तो इसमें बहुत सारी परिवर्तन की गई हैं जो 2013 वाले एक्ट में, पहले वाले जो एक्ट था उसको संशोधित करके बनाया गया। इसके लिए जो बिल थी वो 2009 में लाया गया था पार्लियामेंट में और उसको ला करके कानून जो बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया। जी ओंकार जी, वन पर्सन कंपनी क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ अनलिमिटेड कंपनी के बारे में भी बताइएगा। वक्ता जी, सबसे पहली चीज जैसे आपने बताया वन पर्सन कंपनी, पहले आपने प्रोप्राइटरशिप की बात सुनी होगी कि कोई भी एक व्यक्ति है वो अपने मतलब काम के लिए एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोल लेता है, लेकिन उसमें कोई उसकी लायबिलिटी नहीं होती थी।
अब 2013 के एक्ट में इसको लेकर के अंडर कंपनीज एक्ट लाया गया, जिसमें कि 1%, जैसे कि नाम से ही कि केवल इसमें एक ही डायरेक्टर होगा और उसकी मतलब जो भी स्टेक होल्डर है वो एक ही होगा, दूसरा उसमें कोई नहीं हो सकता। तो इस तरीके के चीज में एक आदमी, ओनली वन डायरेक्टर, और जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो पहले थी उसको एक तरीके से इस नए एक्ट में 2013 वाले एक्ट में इसको 1% कंपनी, जो कि लायबिलिटीज और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक कंपनी की होती है वो 1% कंपनी पे भी उसी तरीके से लागू होगी। वो अपनी लायबिलिटीज को मतलब छोड़ करके भाग नहीं सकते कि नहीं जी हमारी तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न था कि भाई हमारा ये पर्सनल है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन उस पर कंपनी एक्ट नहीं लागू होता था उस वक्त में। अब आज के डेट में जब कंपनी एक्ट के दायरे में ये 1% जो कंपनी आ गई है, तो इसको 2013 के बीच में वो सारे एक्ट जो 2013 वाले हैं उस पर 1% कंपनी पे लागू। जी, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में भी बताइए। सबसे पहली चीज की मैं आपको अब डिटेल्स में बता दूं, कंपनी 3 तरह की होती है। अब जब से 2013 का एक्ट आ गया, ये तो 1% कंपनी मैंने बता दिया आपको। दूसरी चीज है कि प्राइवेट कंपनीज और जो पब्लिक कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज दोनों में 2 तरह के हो सकते हैं, एक लिमिटेड हो सकती है, एक अनलिमिटेड हो सकती है। अनलिमिटेड वाले में कहीं अनलिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो जो लिमिटेड कंपनी लिखी हुई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसका मतलब उसकी लिमिट है कुछ, मतलब जो मान लीजिए कि अगर कहीं कंपनी घाटे में जाती है या कुछ कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो जिस लिमिट तक उसके डायरेक्टर्स वहीं तक जो मतलब जितना प्रावधान उस लिमिट तक किया हुआ उसी से उसका भरपाई होगा, उसके दायरे से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि अनलिमिटेड कंपनी में आप एक दायरे से, मान लीजिए कि आप उसमें आपने कोई लिमिटेशन नहीं रखी, तो जैसे वर्ड ही है वो अनलिमिटेड, तो उसके कोई दुकान मकान प्रॉपर्टी जहां कहीं पे भी मतलब उस तरीके के उसके डायरेक्टर्स के उसके स्टेक होल्डर्स के शेयर होल्डर्स के जो भी होंगे वो सारे उसमें मतलब उस क्षतिपूर्ति को करने के लिए वो सारे लायबल होंगे। अब दूसरी चीज ये है कि दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये दोनों ही अब एक लिमिटेड भी हो सकती है प्राइवेट, जैसे मान लीजिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो कुछ मतलब उसमें लिमिटेड वर्ड नहीं आता, तो वो कंपनी का हो गया। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी वाले में कोई उस तरीके से लिमिटेड वर्ड उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अनलिमिटेड का मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी होगी, जहां पे लिमिट कहीं पे दिखाया गया उसमें लिमिटेड आएगा। प्राइवेट वाले में भी इसी तरीका का है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड अगर नहीं है तो उसमें प्राइवेट कंपनी केवल लिखा हुआ, अगर अनलिमिटेड है उसका पावर, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मार्केट में उस कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस में चला गया, तो जो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फिगर तक, मान लीजिए कि जहां पे आपने अनलिमिटेड जहां पे है उसमें आपको कहीं से भी मतलब सरकार उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लायबिलिटी उस लेवल तक होगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेड कंपनी में आप एक दायरे तक, इतना तक है, इसके आगे आप उसका मतलब भरपाई के लिए वो जिम्मेवार नहीं। जी ओंकार जी, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन CSR क्या होता है, क्या ये जरूरी है और क्या इससे कर की बचत हो सकती है, ये भी जानना चाहेंगे। वक्ता जी, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का फुल फॉर्म है जी। पहले जो कंपनियां थी वो कभी भी मतलब इसमें 2013 के पहले इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 2013 में इसको गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट किया है, इसलिए कि कंपनी जिसी सोसाइटी से कमा रही हैं वो उनका सारा चीज जो भी है शेयर वगैरह सब मार्केट से वो पैसे वही करती हैं, और जिस तरीके से वो मार्केट से सारा चीज इकट्ठा करती हैं, प्रॉफिट भी मार्केट से ही मतलब ले रहे हैं, इसी समाज से ले रहे हैं। तो सरकार ने इस पे 2013 में जो आमूल चूल प्रोडक्शन जो पहले वाले 1956 का एक्ट था और 2013 वाले में इसमें काफी डिफरेंस है। इसलिए डिफरेंस है कि अब वो जो कंपनियां पहले प्रॉफिट कमा करके जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कुछ तो करती थी अपने लेवल पे, विदाउट नेमिंग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी चीजें कर रही होती थी, लेकिन अब अंडर कंपल्सन ये मैंडेटरी है आपको
कि इसको टुवर्ड सोसाइटी आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। अब कैसे करके निभाएंगे? अब सबसे पहली चीज कि अगर मान लीजिए कि वो कंपनी जो भी है, चाहे प्राइवेट है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिस तरीके से भी है, अब उनका जो आमदनी है उसका 2% ऑफ जो प्रॉफिट है वो 3 मतलब कॉन्सेक्यूटिव ईयर का उसमें उनकी जो है इसको जरूरी है उसमें CSR के लिए। जिस सोसाइटी के जिस कंपनी के पास मान लीजिए कि किसको रखना है, जिसकी आमदनी 5 करोड़ जो प्रॉफिट है वो है, या 500 करोड़ की उसकी नेट वर्थ है, या 1000 करोड़ का टर्नओवर है, इस तरह की कंपनी को CSR अंडर कंपल्सन करना पड़ेगा। इसलिए कि वो, और इसमें क्या करना है, 2% ऑफ 3 कंसेक्यूटिव एवरेज जो है उसकी मतलब जो प्रॉफिट है वो आपको सोसाइटी की तरफ उसमें आपको खर्च करना पड़ेगा। सोसाइटी के मद में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओंकार जी, मर्जर क्या होता है और उसमें किन मुख्य नियमों का पालन करना पड़ता है? वक्ता जी, सबसे पहली चीज मर्जर जो वर्ड है इसका मतलब कि कहीं मर्ज होना जी। सबसे पहली चीज ये है कि मान लीजिए कि कंपनीज है, 1 2 3 ABC 3 कंपनीज है। अब ए कंपनी में अगर B-C का मर्ज हो रहा तो सबसे पहली चीज कि वो अपनी B और C जो कंपनीज है वो अपनी आइडेंटिटी खो देगी और ए में आकर के वो मर्ज कर जाएगी। तो मर्जर के मतलब सबसे पहली चीज है कि मर्जर के लिए आपको 2 या 2 से अधिक कंपनी होनी चाहिए, और एक कंपनी में आकर के वो दोनों या तीनों जो है वो आकर के अपने आप को अपनी आइडेंटिटी हो करके वो फिर पहले वाली कंपनी का सारा चीज वो अस्तित्व उसमें आकर के मर्ज कर जाता है। तो मर्जर जैसे अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसमें सबसे पहली चीज है कि एक डीन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब उसमें 3 कंपनी 4 कंपनी जो पहले की है उसमें सबके अलग अलग डीन नंबर होंगे, लेकिन जब मर्ज होगा तो वो साथ में आकर के जो पहली कंपनी ए के साथ में अगर B और C मर्ज करिए तो डीन नंबर केवल एक ही का रहेगा और बाकी दोनों के वो आपस में खत्म हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या है कि मर्जर के लिए आप ऑटोमेटिकली मर्ज नहीं कर सकते, इसके लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये सारा चीज जो था वो मान लीजिए कि हाईकोर्ट वगैरह में पिटीशन फाइल करना पड़ता है कि भाई हम ये दोनों कंपनी क्यों नहीं चला पा रहे हैं या मर्ज क्यों कर रहे हैं, या फिर एक ही तरह के सोच वाले 2-3 कंपनी है, एक ही तरह का काम करने वाले 2-3 कंपनी है, 2 छोटी कंपनियां एक बड़ी कंपनी के साथ में वो मर्ज करना चाहती है, तो वो अपना एक एप्लीकेशन एक पिटीशन फाइल करके वो मर्जर के लिए अप्लाई कर सकती है और उसको अमेंडेड एग्रीमेंट एक फाइल करना होगा वहां पे कि आपने क्या क्या काम पहले वाली कंपनी कर रही थी, दूसरी वाली कंपनी में उस किस किस चीजों पे एग्री कर रही है। तो वो एग्रीमेंट जब तक पहले वाले कंपनी के साथ में दूसरा और तीसरा कंपनी नहीं मिल रहा और तीनों के सब आपस में सामंजस्य नहीं हो रहा तब तक वो मर्ज नहीं हो सकती है। तो लाइक मतलब माइंडेड पीपल जैसे एक साथ में आते हैं उसी तरह से लाइक माइंडेड जो कंपनीज है आप उसको कहने को भी लीगल एंटिटी है, तो उस तरीके से इसका सबसे ज्वलंत एग्जांपल अगर आपने अभी देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में बैंकों का मर्जर, मतलब एक तरीके से सारे तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी बैंक के साथ में 2 छोटे बैंक को गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट की अपनी एंटिटी थी तो उसको उन्होंने मर्ज कर दिया। अब एक बैंक में 2 बैंक अगर आकर के मर्ज हो गए तो पर्टिकुलरली जो पहले वाले दोनों बैंक थे वो अब पहले वाले बैंक के आइडेंटिटी अपना खो चुके और जो अभी वाले बैंक में मर्ज हुए केवल उसी बैंक के नाम से वो जाना जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले चेकबुक वगैरह जो भी था उन बैंकों का उनको कुछ लिमिटेशन टाइम दिया गया कि आप इस वक्त तक में उसको बदल लें और नहीं तो फिर वो पहले वाले बैंक का वो आपका नहीं मतलब काम करेगा। दूसरे वाले बैंक में जब जाएंगे तो उसी बैंक के नाम से आपको जाना जाएगा, बाकी सारी चीज वो खाता नंबर वगैरह सब सेम रह गया, लेकिन वो मर्ज हो गई जब दूसरे बैंक में तो दूसरे बैंक पहले बैंक में दूसरे तीसरे बैंक का जिसका भी था उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, केवल पहले हो। ये सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है। जी ओंकार जी, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो कंपनी को संभाल सके, तो ऐसे में कंपनी के डायरेक्टर की भूमिका की अगर बात की जाए तो उसकी क्या भूमिका होती है और किसी भी कंपनी के लिए अगर डायरेक्टर चुनना हो तो उसे कैसे चुना जाए? सबसे पहली चीज वक्ता जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप कोई कंपनी अगर चला रही हैं तो डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका जो भी डायरेक्टर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं और पब्लिक लिमिटेड वाले में 7 होते हैं और मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 15 डायरेक्टर तक हो सकते हैं। तो ये तो हो गई कि मतलब किसमें कितने हैं। अब डायरेक्टर्स का रोल क्या है, वो डे टू डे अफेयर्स जो
कंपनीज का है वो देखते हैं। आप मान लीजिए कि क्या आप हर डिपार्टमेंट का उसमें रोल है उस कंपनी का कि क्या कर रही है, किस तरीके का चीज है, उसका पर्सनल क्या है, और जो चीजें वो मार्केट में लेकर के आ रही हैं उसका शेयर कहाँ पे है, किस लेवल पे वो मार्केट से पैसे प्रोक्योर कर रही है, या जिस तरीके से जो भी डे टू डे अफेयर जो कंपनी कर रही है, जो कॉर्पोरेट का काम अपना है कि भाई जिस कंपनी मान लीजिए XYZ नाम की कंपनी है, वो मार्केट में अपना कुछ फ्लोट करना चाह रही है कि भाई हमें और पैसे चाहिए, तो उसके लिए जो चीजें मार्केट से इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर बाद में आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको फिर मार्केट में बेचना, ये सारी चीजें जो है वो डायरेक्टर का ही, मतलब आप जैसे डे टू डे अफेयर्स का रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें कंपनीज को चाहिए वो डायरेक्टर के अंडर में ही आता है। डायरेक्टर का रोल है उसको प्रॉपरली, ईच एंड एवरी डायरेक्टर हैज गॉट हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए कि फलाना डायरेक्टर है, वो कंपनी में अलग अलग तरीके का डायरेक्टर होते हैं, तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, वो अपने दायरे का, अपने हिस्से का काम वो देखते हैं कि भाई एक पर्सनल का डायरेक्टर वो पर्सनल चीजें देखेगा, दूसरा डायरेक्टर जो है वो HRD का है वो HRD देखेगा, या जो भी आपने देखा हो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके जो डायरेक्टर जिसको जो रोल दिया गया है वो अपना बखूबी निभाता है, तभी जाकर के वो कंपनी चलती है। ओंकार जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या भूमिका होती है, ये कैसे चुने जाते हैं, और अगर बात डायरेक्टर की हो रही है तो क्या महिला डायरेक्टर रखना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इंडिपेंडेंट वर्ड ही है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब मान लीजिए कि जैसे अभी आपने पहले मैं जब आपने CSR की बात की, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह में मान लीजिए कि 3 डायरेक्टर हैं, तो उसमें अब गवर्नमेंट का नॉर्म आ गया कि 2 डायरेक्टर तो आप अपने रख सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या कि जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो शेयर होल्डर होगा उसमें, ना उससे कोई प्रॉफिट लेगा, ना किसी उसके घर वाले या उसके रिलेटिव किसी भी आदमी का उसमें कोई रोल नहीं होगा, जिसका कि उस कंपनी से कहीं दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होगा। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक तरीके से वॉच करता है उस कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को, कि भाई किस तरीके से ये कंपनी सही मायने में काम कर रही है कि नहीं। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तब तक आप उस कंपनी के मध्य में जो चीजें हैं उसको देखते हुए जो दूसरी चीजें हैं उसको आप नहीं कर सकते। अगर आपका कोई उसमें इंटरेस्ट होगा फिर तो आप उसके हिसाब से काम करेंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट, और उसको एक पर्टिकुलर नॉमिनल सा फी मिलता है उसमें, और कोई उसकी मतलब जो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है लेकिन फी बहुत छोटा है। तो एक तरीके से आप समझ लें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल ये है कि वो अपने जो कंपनी है उसको देखे कि किस तरीके से काम कर रही है, ठीक कर रही है, नहीं कर रही है, इस तरीके जी। और वो गवर्नमेंट का नॉर्म CSR में अभी अंडर कंपल्सन उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। जी, ओंकार प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।